Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कुछ आपके सामने क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, आइए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The resources which can be found in any part of the world are known as ubiquitous resources, and the resources which are not developed due to the lack of adequate knowledge are called the stock resources. Soil is a type of बायोटेक रिसोर्सेज। तो अपने को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है, उसके बाद ऑप्शंस को देख के अपना आंसर लॉक करना है और हमारे साथ मैच करना है। बस इतना सा काम रहेगा आपका और ये हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखिए तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है सर, वो रिसोर्सेज जो कि फाउंड होते हैं एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यूबिक्यूटस है वो रिसोर्सेज जो नहीं डेवलप हो पाते ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, तो उनको स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। देखो ये इंफॉर्मेटिव है। सॉइल इज ए टाइप ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, है ना बच्चे। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्स, है ना, और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्स होता है और बायोटिक रिसोर्स होता है। अगर मैं एबायोटिक की बात करूंगा तो सर वो होंगे जो कि नॉन लिविंग होंगे, जीवन जिनका नहीं होगा, है ना, जो जीवन नहीं होगा, जीवित नहीं होंगे। और बायोटिक वाले दीज आर द लिविंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिसोर्स, जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो मतलब ह्यूमन किस में आएगा सर, वो बायोटिक में आएगा। अगर मैं तुमको बोलता हूँ एयर, टेम्परेचर, सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये जो है एबायोटिक रिसोर्स है। तो क्या सॉइल भी जीवन देती है? देखो सॉइल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एबायोटिक रिसोर्स। सॉइल जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है। जो लिविंग है वो क्या होगा, वो एक बायोटिक रिसोर्स रहेगा। तो यहाँ पर सॉइल क्या होना था सर, एबायोटिक रिसोर्स होना था। तो ये अपने को पता है। अब सॉइल जो है बहुत सारे जो कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको फूड न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, है ना। बट सॉइल इज ए एबायोटिक रिसोर्स। तो अपनी कितनी स्टेटमेंट सही है, अपनी दो स्टेटमेंट सही है। ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लैंड यूज कैटेगरीज। बच्चे ये एग्रीकल्चर से बना क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू लैंड यूज कैटेगरीज कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। अपने को बता रहा है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच है। जैसे कि करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ओके, कल्चरेबल वेस्टलैंड द लैंड अंडर orchards and fruit trees is included in this, and the barren and the wasteland the land cannot be brought under cultivation with the available टेक्नोलॉजी। तो अपने को बताना है इसमें से कितने पेयर करेक्टली मैच है। देखो अगर मैं करंट फैलो की बात करूंगा बच्चे, तो वो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर लेस देन, है ना, तो कितना सर, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 साल या 1 साल से कम एग्रीकल्चर ईयर तक अगर वो विदाउट कल्टीवेशन होगा तो उसको बोलेंगे करंट फैलो, है ना। क्या बोलेंगे, करंट फैलो। तो ये हमने इतना समझा। कल्चरेबल वेस्टलैंड, बच्चे कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है कि जब आपका 1 से ज्यादा, है ना, 5 ईयर तक, तो 5 ईयर तक जब वो विदाउट कल्टीवेशन होगा तो उसको बोलेंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत होने वाली है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, बैरन और वेस्टलैंड क्या है, लैंड कैन नॉट बी ब्रोट अंडर कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है सर, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी के बावजूद लैंड जो है कल्टीवेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कहीं पर डिजर्ट बने हुए हैं, या डिजर्ट तो फिर भी आ सकते हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं
प्लेटूज हैं, तो मतलब कि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लेटूज में तो हो जाता है, माउंटेन्स हो गए, रोक्स हो चुके हैं, रोक्स हो गया, ठीक है, कोई डेजर्ट हो गया, बैरन लैंड हो गए, तो दीज ऑल आर बैरन एंड द वेस्टलैंड। तो पहली सही है, तीसरी सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। डन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रबर एंड देयर प्रोडक्शन। बच्चे नेचुरल रबर और उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से ये कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे नेचुरल रबर इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। दूसरी है केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया, द रबर बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द इंडोनेशिया एंड द वियतनाम। तो अपने को बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी रहने वाली है। ओके, देखो अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूंगा तो तुमने देखा होगा कि ट्री होता है, उसमें से कट लगाते हैं और वहां से जो है ऐसे जो रेजन वहां से निकलता है, वही आपको रबर देखने को मिलती है वहां से। ओके, तो नेचुरल रबर क्या वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन से नेटिव है? नहीं, यहाँ से नहीं है, वो नेटिव है कहाँ से है वो? देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अगर तुमने ब्राजीलियन, है ना, तो मतलब कि वहां पर अब ब्राजीलिया जो है, ब्राजील जो है वहां पर कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वहां पर, है ना, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वहां पर ब्राजील वाली साइड में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। तो यानी साउथ ईस्ट एशियन रीजन नहीं है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल रीजन है, जो उसमें भी ईस्टर्न साइड है। बिल्कुल सही बात है। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। देखिए भारत में केरला में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोडक्शन होती है, तो बात सही है ना। रबर बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन द बेंगलुरु। बच्चे अगर सबसे ज्यादा केरला में है तो ये रबर बोर्ड कहाँ होगा? केरला में ही होगा ना, तो फिर केरला में होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट थर्ड हमारी गलत हो रही है। और थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन द वर्ल्ड, तो बात बिल्कुल सही है, जो थाईलैंड रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद में इंडोनेशिया और फिर वियतनाम आता है। सही है बात, तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है और पहली गलत है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट प्रोडक्शन में कुछ स्टेटमेंट बताई गई हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद में भारत बोल रहा है कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है बॉक्साइट की। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनिए बच्चे, अगर मैं बॉक्साइट की बात करता हूं तो बॉक्साइट इज ए ओर, किसका ओर है? तो ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। सबसे पहली बात ये पता लगी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नो, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर आफ्टर सॉरी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ये अपने को थोड़ा सा पॉइंट पता होना चाहिए। क्लियर? उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। बच्चे उड़ीसा जो है, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं भारत की बात करूंगा तो उड़ीसा ही सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का। तो ये बात सत्य है, पहली बात गलत है। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूंगा तो गिनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। तो पहली गलत है, दूसरी सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे आपको यूरेनियम डिपॉजिट दिए गए हैं और उसके साथ में कंट्रीज दी गई हैं। अपने को बताना है ये डिपॉजिट क्या जो कंट्रीज के साथ में मैच किए गए हैं क्या वो सही है कि नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया में है, अथाबास्का रीजन कजाकिस्तान में, छू सरियूसू बेसिन वो कनाडा में है। अब आपको बताना है इसमें से कौन कितने करेक्टली मैच है। देखो अगर मैं ओलंपिक डैम की बात करूंगा तो बिल्कुल सही बात है, और उससे भी मैं पहले बात करूंगा तो ये ओलंपिक डैम, अथाबास्का, चाउ चू सरियासू,
ठीक है, ये सारे क्या है, ये यूरेनियम रीजन है, पहली बात। अब ओलंपिक डैम सदर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है कि क्या है, ये एक यूरेनियम डिपॉजिट है, बिल्कुल सही बात है। अथाबास्का रीजन यूरेनियम डिपॉजिट तो है बच्चे, पर अथाबास्का रीजन कहाँ है, कनाडा में, और छू सरियसु कहाँ है, कजाकिस्तान में है। तो ये पॉइंट आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है अगर आपको नहीं आता है। तो इसमें से कितने करेक्टली मैच है, एक ही करेक्टली मैच है, ओनली वन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल गैस इन इंडिया। देखो नेचुरल गैस के रिलेटेड क्वेश्चन बना है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड मेनली इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। कि अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूंगा भारत में, तो वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। द फर्टिलाइजर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल गैस इन इंडिया। Limited private sector investment is the major constraint in the production of the natural gas in India। बच्चे अगर मैं सिंपल आपको नेचुरल गैस के बारे में बताऊं, तो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन जो होती है वो पेट्रोलियम के साथ में देखने को मिलती है। मेनली ये कहाँ से मिलता है सर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहीं से ही हमें पेट्रोलियम भी देखने को मिलता है, और उसी के साथ में ही हमें नेचुरल गैस भी देखने को मिलती है। तो अगर मैं भारत की बात करूंगा, तो नॉर्दर्न स्टेट में यहाँ पर हमें मेनली नहीं फाउंड देखने को मिलता। तो ये कहाँ से मिलेगा सर, ये मिलेगा महाराष्ट्र वाला रीजन जो हो गया, या गोदावरी महानदी गोदावरी रीजन जो हो गया, महानदी और गोदावरी बेसिन जो है, महानदी है ना, गोदावरी बेसिन हो गया, जिसको महाराष्ट्र में बॉम्बे बेसिन हो गया या बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के हमें डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। द फर्टिलाइजर सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल गैस। बच्चे फर्टिलाइजर, अब नेचुरल गैस जो निकल रही है, फर्टिलाइजर सेक्टर बिल्कुल सही बात है, उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर है, जो कि लगभग 30% क्या करता है, नेचुरल गैस का यूज करता है फर्टिलाइजर सेक्टर। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज द मेजर कॉन्स्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस। बिल्कुल सही बात है, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अगर वो लिमिटेड होगी तो वो कॉन्स्टेंट करेगी, वो बाधा करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। तो अपने पास पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही है, तो ओनली 2 इज योर राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिडराइट। देखिए सिडराइट से क्वेश्चन बना है। अब सिडराइट से क्या है, इट इज नोन एज आयरन कार्बोनेट। सिडराइट को आयरन कार्बोनेट कहते हैं। इट कंटेन्स मोर देन 50% ऑफ द आयरन। इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल। ठीक है, तो अपने को करेक्ट बताना है इसमें से। बच्चे आयरन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूंगा, ये सिडराइट की बात करूंगा, तो सिडराइट क्या है, इट्स ए ओर ऑफ, ये लिख देता हूं, आयरन ओर है ना। और अगर मैं आयरन ओर की बात करता हूं, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मैग्नेटाइट, फिर आता है हेमेटाइट, ठीक है, फिर आता है लेमनाइट, और लास्ट में आता है सिडराइट। सर लास्ट में आता है, पहले आता है, मतलब मैं समझा नहीं कुछ, है ना। सिडराइट सुनिएगा बच्चे, मैग्नेटाइट की बात बोल रहा हूं, तो इसमें जो आयरन कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा, लगभग 70 to 80% यहाँ पर हमें आयरन कंटेंट देखने को मिलेगा। हेमेटाइट में जो आयरन कंटेंट होता है वो 60 to 70% होता है, और जो लिमनाइट में होता है वो 40 to 60% होता है। जो सिडराइट होता है यहाँ 10 to 40% होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये मैं हट जाता हूँ आपके सामने से, सुनो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिडराइट जो है उसके पास मोर देन 50% ऑफ आयरन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मोर देन 50% नहीं। दूसरा, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल, कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा ये जब इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। नहीं, जिसमें आयरन कंटेंट कम है तो वो ज्यादा इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट सही है कि ये इसको हम आयरन कार्बोनेट कहते हैं, तो बिल्कुल बात सत्य है। तो ये हमारी एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होने वाली है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू द मोनेजाइट। बच्चे मोनेजाइट को लेकर सवाल है। मोनेजाइट इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया मोनेजाइट इज फाउंड ऑन द सैंडी बीच ऑफ केरला ओनली। Kerala has the largest reserve of the monazite in the country and Odisha has no monazite deposit। तो अपने को बताना है इसमें से कितनी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके देखो, अगर मैं मोनेजाइट की बात करूंगा तो बच्चे मोनेजाइट जो है हमें बीच पे नहीं, बीच पे तो चलो मिलता ही मिलता है, पर साथ में हमें रिवर्स के उनके मतलब के कोस्टल रीजन्स, है ना। तो यहाँ रिवर्स लिखना सही नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ कोस्टल रीजन्स, बीचेस एंड कोस्टल रीजन पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे लिखा है ऑन द सैंडी बीचेस, तो ये बात नहीं है, सैंडी बीचेस के साथ में कोस्टल रीजन पे भी देखने को मिलेगा। दूसरा, केरला हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनेजाइट। देखो, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनेजाइट केरला के पास नहीं है, आंध्रा के पास में है ना, आंध्र प्रदेश के पास में है। इवन केरला के पास तो कम है ना, कम डिपॉजिट है। और अगर मैं बात करूंगा उड़ीसा के पास मोनेजाइट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, उड़ीसा के पास मोनेजाइट है। इवन जो उड़ीसा के पास जो मोनेजाइट है वो केरला से भी ज्यादा है ना, केरला से भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है। हमारे से इनकरेक्ट पूछा है तो ऑल थ्री जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काबिल। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इट इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल। इट इज एम्पावर्ड टू एक्वायर ओवरसीज मिनरल माइंस ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये आपसे क्वेश्चन है, अपने को बताना है 1 2 बोथ नाइदर, कौन से इसमें सही ऑप्शन रह सकता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की, बच्चे तो ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने ही ये एक अलग यूनिट बनाई है। इसलिए बनाई है ताकि जो देश के बाहर कहीं पर मिनरल्स को लेके कहीं पर भी एक्सप्लोरेशन होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी डीलिंग कौन करेगा, उसकी डीलिंग करेगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, है ना। तो मतलब सर ये क्या हो सकता है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट तो नहीं हो सकती, ये एक ज्वाइंट वेंचर है ना। अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल देना चाहता हूं कि मुझे आप बताओगे कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ये आप लोगों अपने कमेंट में बताओगे, तुम्हारे लिए सवाल है ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है, तो कौन कौन सी कंपनीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर है, क्या ये नाल्को है, क्या HCL है, ऐसे आपको बताना है ना, मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। It is empowered to acquire overseas mineral mines of the rare earth elements। तो बिल्कुल सही बात है कि ये इसीलिए बनाई गई ताकि वो एक्वायर करे ओवरसीज किसी दूसरे देशों में मिनरल माइंस ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो बात सही है, तो हमारा दूसरा पॉइंट सही है, पहला गलत है, हमसे करेक्ट पूछा है, तो आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर हमारी पूरी इंडियन जियोग्राफी हो जाएगी खत्म। यहाँ से हमने आपको चैप्टर वाइज आपसे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स बेंटोनाइट, ब्रिक अर्थ, ग्रेवल एंड द क्रोमाइट। इन इंडिया विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज माइनर मिनरल। तो अपने को बताना है इन चारों में से माइनर मिनरल कौन से हैं, ये आपको बताना है। बेंटोनाइट एक माइनर मिनरल है, ब्रिक अर्थ माइनर मिनरल है, ग्रेवल एक माइनर मिनरल है, बट क्रोमाइट क्या है बच्चे, वो एक मेजर मिनरल है ना, मेजर मिनरल है। सर ये कैसे होगा यार, तो इसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के, तो आपको बिल्कुल इतना सा भी एक डाउट नहीं रहने वाला है ना, तो बिल्कुल आपको आने वाला है। अभी के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि 1 और 2, 1, 2 और 3 ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहां पर हमने इंडियन जियोग्राफी के मिनरल्स को, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा देखने की हमने कोशिश की है। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। बाकी अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा कर रहे हैं, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी रिप्लाई कर दीजिएगा, और इसी तरह से आपके लिए कुछ और नए इनिशिएटिव लाते रहेंगे। तो इंडियन जियोग्राफी की क्लासेस फिर जो हमारे सेशन हैं 10 MCQ वाले, वो इसी तरह से ख़त्म होते हैं।
चलो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।